आज हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे हम शो कर रहे हैं, माइंड पावर के द्वारा आप अपने जीन्स और जीन्स को भी ऑल्टर कर सकते हैं, उसके एक्सप्रेशन को भी ऑल्टर कर सकते हैं, उसकी टेलोमियर लेंथ, उसकी बायोलॉजिक एजिंग को भी आप रिवर्स कर सकते हैं। और आज आप जैसे लोगों को, पेशेंट्स को, हार्ट अटैक के मरीजों को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, हम उनकी एजिंग को रिवर्स कर रहे हैं बाय पावर ऑफ मेडिटेशन। बट आपने बीच में कहीं एक बार ये जिक्र किया था कि आपका भी एक ब्रेन सर्जरी का एक्सपीरियंस रहा है, वो क्या था? कोई रिजीम वर्ल्ड ओवर से, अमेरिका, बैंगलोर, इंडिया, टॉप डॉक्टर्स कर रहे थे, मेरे ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा था। उस समय मैंने 1 साल के लिए अपने आप को विजुलाइज किया कि मेरे ब्रेन से ये लेजन कम्प्लीटली गायब हो रहा है। कुछ प्रोसेस को मैं फॉलो करता था और 1 साल करने के बाद अप्रैल 2007 में जब मेरे ब्रेन्स के स्कैन्स रिपीट किए गए, विदाउट सर्जरी वो लेजन मेरे ब्रेन से गायब हो गया था। बच्चों के संस्कारों को भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के द्वारा। ये नॉलेज सोल की इतनी शक्ति रखती है। यानी कोई वायलेंट है, कोई नेगेटिव है, आपका नर्चरिंग और स्ट्रक्चरिंग माता पिता की उनके संस्कारों को भी चेंज करके उनको पावरफुल बना सकती है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे साइंस ऑफ सोल। जी हाँ, आपने मेरे कई सारे पॉडकास्ट में देखा होगा, हमने सोल जर्नी पे बात करी, रीइंकार्नेशन, रीबर्थ पे बात किया, पास्ट लाइफ पे बात की, लेकिन कभी साइंस की दृष्टि से आत्मा को सुना है आपने? उसकी परिभाषा सुनी है कि विज्ञान क्या कहता है, साइंटिफिक प्रूफ क्या है सोल के? तो आज के जो मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं वो साइंस की ही भाषा बोलते हैं, क्योंकि प्रोफेशन से कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन ब्रह्म कुमारी के साथ भी जुड़े हैं। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों का तड़का लगने वाला है आज के पॉडकास्ट में। तो अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसको रोक दीजिए, पूरा पॉडकास्ट लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो लर्निंग्स इस पॉडकास्ट में छुपी हैं वो शायद जनरली हमें ना मिलती नहीं है, बड़े भाग्य से ही मिलती है। तो अगर ये पॉडकास्ट आपके लिस्ट में आया है तो कुछ ना कुछ पर्पस ज़रूर होगा इसका। मैं अपने मेहमान का इंट्रोडक्शन कराती हूँ आपसे। डॉक्टर मोहित जुड़ रहे हैं मेरे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्पीकिंग। थैंक यू विला जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, जनरली हम जब भी सोल की बात करते हैं तो एक डॉक्टर के मुंह से आत्मा के बारे में जानना, क्योंकि डॉक्टर का काम तो शरीर को देखना है ना, उसका स्कैन करना है। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि डॉक्टर आप बाद में बने, लेकिन बचपन से ब्रह्म कुमारीज से जुड़े हैं, तो क्या ये ब्रह्म कुमारीज, क्योंकि वो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये वहाँ की दीक्षाएँ थी या कहीं ना कहीं इनर लेवल पर आप उस कॉन्शियसनेस से जुड़े थे? देखिए, बचपन से ही ये संस्कार हमको मिले थे और इंक्विजिटिव माइंड था ब्रह्मा कुमारीज में। डेफिनेटली ये आप देखें, हर वेद उपनिषद में आत्मा के बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन अगर आज मैं आपको चलते फिरते बोल दूं कि भाई आप आत्मा हैं, आत्मा है, आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा अपना कार्य करने दीजिए, आई एम नॉट इनटू ऑल दिस। तो इसी प्रकार से मेरी यात्रा चल रही थी, मैं इन बातों को समझता था। लेकिन मज़ा तब आया जब मेरा MBBS में सिलेक्शन हुआ और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में हम डिसेक्शन करते हैं। आप जानते हैं ना, एनाटॉमी का एक सब्जेक्ट होता है। अब एनाटॉमी के सब्जेक्ट में हम लोग बॉडीज पर जाते हैं और उनको काटते हैं। अब मेरा खुराफाती दिमाग पूरे दिन चलता था। मेरे प्रोफेसर होते थे सेन गुप्ता, मैं उनके पास जाता था। मैं कहता था, सर ये बॉडी का मैंने ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ी, ये बॉडी की नेचुरल डेथ हुई है, कोई बीमारी नहीं थी। इसकी आंखें ये देख नहीं रहा, आप सुनिएगा, इस चीज़ को समझिए जो मैं बोल रहा हूँ। उसके हाथ हैं वो हिला नहीं रहा, उसका मुख है वो फिर भी नहीं बोल रहा, कान से वो सुन नहीं रहा, पाँव से वो चल नहीं रहा। इसमें से क्या चीज़ ऐसी नहीं है जो इसको डेड बॉडी बना देती है? अब वो कहते थे ये मेरा दिमाग खाने आ रहा है, वो कहते थे प्राण नहीं है इसमें से, चले गए। अब यही बात, प्राण नहीं है, वायु चली गई, ये मेरे माइंड को बहुत स्ट्राइक करती थी। उस वक्त मेरी यात्रा साइंटिफिक रूप से इस अंडरस्टैंडिंग के लिए आरंभ हुई। मैंने कभी इन शब्दों का उपयोग नहीं किया कि मैं आत्मा हूँ। मैं समझता था कोई एनर्जी है जो एक लिविंग को डेड बॉडी बना देती है, यानी एकदम आइडेंटिटी है और एकदम उसके साथ वो डेड बॉडी बन जाती है। और उसी की खोज में मैंने साइंटिफिक रिसर्च को स्टडी किया, सारी चीज़ों को अमेलगमेट किया, सारी चीज़ों को समझा और उसके बाद इस यात्रा की तरफ मैं बढ़ा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि रास्ता खूबसूरत हो तो पता करो किस मंजिल की ओर जाता है, लेकिन मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह मत करो,
निकल पड़ो, मंजिल पर ज़रूर पहुंच जाओगे। और उस चीज़ का नॉलेज का ज्ञान जो है मैंने बहुत सुंदर रूप से प्राप्त किया। और दूसरी बात, आज आपने बोला भाई आप तो साइंटिस्ट हैं, तो ये आत्मा कहाँ से आ गई बीच में? ये सबसे बड़ी मिस्टेक है हमारे, क्योंकि आज हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी को अलग अलग मान लेते हैं कि भाई जो लोग साइंटिफिक हैं, हम तो कर्म में बिलीव करते हैं, तो हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी का कोई रोल नहीं है, और जो लोग स्पिरिचुअल हैं उनके लिए साइंस का कोई रोल नहीं है। लेकिन बचपन से आपने भी इलाजी और मैंने भी सुनी है कि साइंस इज ब्लाइंड विदाउट स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इज लेम विदाउट साइंस। इसकी समन्वयता, इन दोनों की इंटरडिपेंडेंसी, इसको लिंक करना समझना बहुत ज़रूरी है, जो आज मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। बिल्कुल। और इसी का तीसरा पर्सपेक्टिव वो मेरे सामने एक बहुत सुंदर डायलॉग से हुआ, और वो डायलॉग मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। 2 मिनट लगेंगे लेकिन वो डायलॉग आई ओपनिंग बहुत मज़ेदार डायलॉग है इलाजी। वो डायलॉग एक आप जैसे ही सीनियर व्यक्ति का, प्रोफेसर का, जो अपने स्टूडेंट में क्लास में आया और स्टूडेंट से बोलने लगा कि भाई व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट साइंस हैज़ विद गॉड। तो उसने स्टूडेंट से बोला, एक से पूछ के, कि डू यू बिलीव इन गॉड? उसने कहा यस सर आई बिलीव इन गॉड। उसने कहा डू यू डेफिनेटली बिलीव इन गॉड? उसने कहा जी मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो प्रोफेसर ने कहा कैन यू सी गॉड, कैन यू फील गॉड? उसने कहा नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा कैन यू टेस्ट गॉड? उसने कहा मैं ये भी नहीं कर सकता। तो प्रोफेसर ने कहा देन अकॉर्डिंग टू दी established rules of empirical and demonstrable protocol science says your God does not exist। क्योंकि जो चीज़ को आप देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, गॉड कैसे है? तो स्टूडेंट ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि मैं समझता हूँ जी मेरे विश्वास के ऊपर है। तो प्रोफेसर ने कहा कि विश्वास ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, साइंस विश्वास पे नहीं चलता। पूरी क्लास शांत हो गई। 5 मिनट बाद वो स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने कहा इज देयर एनीवन इन द क्लास हु हैज सीन प्रोफेसर्स ब्रेन? सब चुप और हंसने लग गए। स्टूडेंट ने कहा क्या इस क्लास में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रोफेसर के ब्रेन को सूंघा है, चखा है? सब कहते हैं नहीं जी हमने नहीं किया। तो स्टूडेंट ने बड़े मुस्कुराते हुए बोला कि देन सर अकॉर्डिंग टू द एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड एम्पिरिकल डेमोंस्ट्रेबल प्रोटोकॉल यू डोंट हैव एनी ब्रेन। हम कैसे विश्वास करें आपकी बातों पर? तो प्रोफेसर ने कहा बेटा विश्वास से करना पड़ेगा तुम्हें। तो उसने कहा यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, साइंस और स्पिरिचुअलिटी के लिंक जो है वो हमारा विश्वास और फेथ है। और यही डायलॉग, यही बात को समझते हुए मेरी यात्रा आरंभ हुई। ये मजे की बात थी। ये एक्चुअली मैंने पहली बार ये किस्सा सुना है और बड़ा मजा आया इसको सुन। लॉजिकल है, लॉजिकल बात बिल्कुल सही है। तो इसी चीज़ को समझते हुए जब हम जाते हैं, फिर हमने इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझा, एक एक चीज़ को लेंगे और आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। कोई लेमैन भी है, डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं, कोई बड़ी पढ़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन सिंपल शब्दों में यदि आप एक एक पॉइंट को समझेंगे, आप कहेंगे डॉक्टर मोहित ये तो अनक्वेश्चनेबल है, इसको हम लोग बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं कि ये हमारे पास क्लियर एविडेंस है। डॉक्टर मोहित, मैं आत्मा में भरोसा रखती हूँ क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी में भरोसा रखती हूँ, लेकिन एक आम पर्सन जो है वो अक्सर ये सवाल करता है और ये हम देखते हैं, ये हम साइंस की भाषा में भी देखें तो एक सवाल हमेशा उठता है कि अगर सेल डेड हो गई तो आपके ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, पूरे शरीर के। बिल्कुल। तो आपने जो सवाल अपने प्रोफेसर से किया कि क्या निकल गया, उन्होंने कहा प्राण निकल गया। कई लोग इसके जवाब में कहते हैं अरे सेल ही डेड हो गई, इसलिए तो शरीर पड़ा हुआ है, अब इसको सेल को आप रीजनरेट नहीं कर सकते, उस ह्यूमन बीइंग में नहीं कर सकते, तो फिर आत्मा की बात इसलिए डिनाई कर देते हैं। इस बात का क्या जवाब है? लॉजिकल सी बात देखिए बॉडी एक मल्टी ऑर्गन फंक्शन की तरह कार्य करता है। इसके अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो लोग कार्य करते हैं। काम करते हुए भी मैं अगर आपसे एक बात बोलूं कि कई लोग ब्रेन डेड हो जाते हैं, कई लोग प्रैक्टिकली कंप्लीटली रूप से, जिसको कहते हैं ये वेजिटेटिव ग्रोथ है, लेकिन फिर भी वो ना फंक्शन होते हुए भी, ब्रेन की एक्टिविटी को डेड होते हुए भी वो अपनी लाइफ में जीवित रहते हैं। सपोर्ट सिस्टम के बिना भी कभी कभी वो लोग जीवित रहते हैं। ये प्रूवन है, ऐसे हमारे पास क्लियर एविडेंसेस है। ये कैसे हो सकता है? ये 4th एविडेंस है जो आज मैं आपके सामने साइंटिफिक रूप से ज़रूर रखूंगा। लेकिन अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपको पहली एविडेंस से समझाना चालू करता हूँ, उससे आपको बड़ा आनंद आ जाएगा और सभी लोगों को बहुत मज़ा आएगा अगर हम इस चीज़ को समझें। और इला जी एक बात मैं आपसे पूछूँ, अगर आपसे मैं कहूँ और हम सब लोग अगर इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, कुछ लाइनों का उपयोग हम लोग ज़रूर रोज़ करते हैं, उन लाइनों की तरफ हम ध्यान देते हैं। आप क्या कहेंगे? मैंने अपनी आंखों से देखा, राइट? आप यही कहेंगे ना, आई हैव सीन विद माई ओन आइज। मैंने अपने हाथों से ये काम किया है, मैंने अपने कानों से ये बात सुनी है, मैं अपने पाँव से यहाँ पर चल के आई हूँ। आपने कभी ये कहा है कि मैं आंखों ने ये देखा?
मैं हाथों ने ये किया, मैं कानों ने ये सुना, नहीं। आप कहते हैं मैंने अपने हाथों से। इंस्पेक्ट, सभी सोचिएगा, मैंने, अंदर कोई बैठा है जो बोल रहा है ये हाथ मेरे हैं और मैं इनके द्वारा कार्य कर रहा हूं। लॉजिक। व्हाट इज दैट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट एंटिटी जो अंदर बैठी बैठी कमांड कर रही है कि ये कर्मेंद्रियां मेरी हैं, ये कर्मेंद्रियां मेरी हैं, जिसको उपनिषदों में भी बहुत सुंदर रूप से समझाया गया है। ये घोड़े 5 और उसका लगाम किसी के पास है। वो लगाम जो है वो एक एंटिटी है जिसको हम आत्मा का नाम नहीं देते, हम उसके ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क रख देते हैं कि कोई तो एंटिटी होगी जो अंदर बैठी बैठी बोल रही है, ये आँखें, इनके द्वारा मैंने देखा, इन कानों के द्वारा सुना, इस मुख के द्वारा मैंने चखा, अपने दिमाग से मैंने ये सोचा। मैं दिमाग ने नहीं बोलते हम लोग। तो यानी कोई कंट्रोलर है जो इन शब्दों का उपयोग कर रहा है। तो ये हमारी लॉजिकल एविडेंस हमको बोलते हैं कि भैया शरीर नहीं है, कोई एंटिटी है। भगवान को, परमात्मा को आपने कभी परम शरीर सुना है? मुझे बताइए लॉजिकली, किसी भी धर्म वेद शास्त्र या किसी गुरु को आपने बोला कि परम शरीर को याद करो? नहीं, वो प्योर कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस है। तो यदि वो परम आत्मा है, परम शरीर नहीं, तो उसके बच्चे हम लोग क्या होंगे? कोई एंटिटी होंगे। नाम आत्मा मत लीजिए, मैं कहता हूँ कोई ना कोई एंटिटी होंगे। तो लॉजिक भी हमको कहीं ना कहीं, कॉमन सेंस भी तो कोई चीज़ है ना, उस चीज़ को हम अपील करें तो पहली एविडेंस हमारी लॉजिक से आती है, जिसको मैंने डिसेक्शन हॉल में एक्सपीरियंस किया कि भैया सेल तो डेड है, लेकिन फिर भी ये होते हुए भी इसको लिविंग से डेड बॉडी सडनली कौन बना देता है? एक व्यक्ति नॉर्मल एजिंग प्रोसेस से डाई हो रहा है, नॉर्मल एजिंग प्रोसेस में सडनली उसका हार्ट भी धड़कना बंद हो गया, ब्रेन भी सोचना बंद हो गया, एक एंटिटी 1 सेकंड में लिविंग से डेड बन जाती है। वो कैसे चली जाती है? वो एंटिटी, वो प्राण, वो वायु, वो कॉन्शियसनेस हो सकती है। तो ये लॉजिक का एक्सपेरिमेंट, लॉजिक का एविडेंस हमारे पास आता है। तो ये फर्स्ट एविडेंस है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी एविडेंसेस पे भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। अगर अब इसमें हम दूसरे आगे चलते हैं, अगर हमारे पास दूसरा एविडेंस हम देखेंगे तो दूसरा एविडेंस हमारे पास आता है नियर एंड ऑफ लाइफ एंड नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, है ना? नियर एंड ऑफ लाइफ एंड नियर डेथ, इसके बारे में आपने बहुत सारे सुने होंगे। अब मैं आपको इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर बताऊंगा, और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में, जो सेकंड है। आपने डॉक्टर जेम्स बी टकर का नाम सुना है? जी जी। जेम्स बी टकर का आपने नाम सुना है, लेकिन मैं आज आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाता हूँ, और ये डॉक्यूमेंटेड है, ये मेरी ओपिनियन से नहीं है। सैम वर्मेंट नाम का एक बच्चा था, आपने शायद इसका नाम नहीं सुना होगा। सैम वर्मेंट जो सैम टेलर था, सैम टेलर बच्चा अमेरिका के अंदर रहता था, और ये बच्चा 3 साल 4 साल का रहा होगा। इसकी माँ इसका डायपर बदल रही थी। अब जब वो डायपर बदल रही थी तो उसने अपनी माँ को एकदम बोल दिया कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं तुम्हारे डायपर बदला करता था। इमेजिन, वो छोटे से बच्चे ने अपनी माँ को बोला, ऑन द रिकॉर्ड बोला। उसकी माँ घबरा गई। उस बच्चे की एक खासियत थी, वो बच्चा अपने 100 लोगों की पिक्चर्स के अंदर से अपने नाना की फ़ोटो को बड़ा क्लियरली पिक कर लेता था। उसके नाना की सारी चीज़ों को वो क्लियरली आइडेंटिफाई करके, उनको ढूंढ के उनको रिलेट करता था। उसकी सारी हैबिट्स टिपिकली उसके नाना के ऊपर थी। वो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके, ना केवल ये बैंक का नंबर, सारी चीज़ों के नंबर, सब चीज़ों को क्लियरली रिलेट कर पाता था। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एज अ सिंपल, एज अ लॉजिक चीज़, क्या ये 3 साल के बच्चे के लिए पॉसिबल है कि वो ऐसा कर सकता है? किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ये केवल एक कंडीशन में पॉसिबल है, जब वो अपने नाना के डेथ के 18 मंथ्स बाद पैदा हुआ था। ये तभी पॉसिबल है जब उस आत्मा के संस्कार, यानी उसकी कॉन्शियसनेस की एनर्जी के जो संस्कार हैं, जो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो ये बच्चा अपने साथ लेकर आया हुआ है। वो एग्जैक्टली 18 मंथ्स बाद, अपने नाना जी की डेथ के बाद उसने जन्म लिया था। ये एक बच्चा है, ऐसे हजारों एक्सपेरिमेंट्स और स्टोरीज डॉक्टर जेम्स बी टकर ने अपनी किताब लाइफ बिफोर लाइफ, बच्चों के एक्सपीरियंसेस को उन्होंने नेट किया। ये सेकेंड एविडेंस लॉजिकली हमको शो करती है कि भाई, क्या शो करती है कि कोई तो इस शरीर के बियॉन्ड एंटिटी है जो पुनर्जन्म लेकर उन संस्कारों को अपने साथ लेकर आती है। हम फिर भी नाम नहीं देते इसको आत्मा, लेकिन कोई एनर्जी इन रिकॉर्डिंग्स को लेकर जा रही है। आपने कभी रियलिटी शोज देखे? कई बच्चे जीनियस होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेन नहीं होंगे, लेकिन उनके हाथ म्यूजिक पर बढ़िया चलेंगे। या सबकी बात छोड़िए, आजकल के बच्चों को आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर कैसे काम करते देखा है? वो ऐसे काम करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। बिना ट्रेनिंग के ये कैसे पॉसिबल है?
पॉसिबल है या नहीं? आप अपने बचपन में कर पाती थी? ऐसा नहीं कर पाती थी, बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे। यानी ये शो करता है कि वो रिकॉर्डिंग्स यानी कोई ना कोई चीज़ें वो अपने साथ लेकर आ रहे हैं। और यही बात मुझे बार बार कहती थी कि भाई कोई तो चीज़ है जो उन रिकॉर्डिंग्स को लेकर चल रही है। ये क्या शो करता है कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो शरीर को तो जला दिया जाएगा, शरीर को दफना दिया जाएगा, लेकिन वो एंटिटी, वो कॉन्शियसनेस, वो वायु, वो प्राण, वो एनर्जी इससे निकलकर वो सारे संस्कार अपने साथ लेकर पुनर्जन्म लेती है, पुनर्जन्म लेती है। एंड दैट एनर्जी हैज टू बी बियॉन्ड दिस बॉडी। लॉजिकली दैट एनर्जी हैज टू बी बियॉन्ड दिस बॉडी, तभी वो एग्जिस्ट कर सकती है विदाउट दिस बॉडी। वो एनर्जी अपने साथ रिकॉर्डिंग्स भी ले जा सकती है बियॉन्ड दिस बॉडी। और साइंस आज इस बात को बियॉन्ड डाउट प्रूव कर चुका है। ऐसे एक नहीं, ऐसी 10 स्टोरीज मैं आपको बता सकता हूँ। रायन जो बहुत सुंदर वंडरफुल न्यूयॉर्क के अंदर एक बच्चा था, वो अपने पिछले जन्म के अंदर एक बहुत बड़े ट्रुप के अंदर परफॉर्म करता था। उसको क्लियरली उसकी मेमोरीज आती थी और वो अपने ट्रुप के साथ रिलेट कर पाता था। जब उसको गए, उसको वो एक्सपीरियंस कराएगा, ही कुड आइडेंटिफाई एवरीथिंग। बार बार ये सब डॉक्टर जेम्स बी टकर ने बोला कि भैया ये बच्चे अपनी मेमोरीज को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो जेम्स बी टकर क्या कभी ये एस्टैब्लिश कर पाए या उनका कहीं कोई ये मत है क्या कि कुछ सर्टेन लोगों को तो पास्ट लाइफ मेमोरीज याद रह पाती हैं, बाकी सारे भूल जाते हैं? तो क्या ये ग्लिच है? बिल्कुल है, क्योंकि हर व्यक्ति उन रिकॉर्ड, देखिए अब ये कोई चीज़ लेकर जाएगा तो वो संस्कार तो पूरे होंगे, लेकिन उसका एक्सप्रेशन हर एक के उसमें डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब कुछ लोग, ये तो हमने बड़ी हार्ड बात मैंने आपको करी कि उसने क्लियर बोल दिया, उसको पूरा मेमोरी रहा, लेकिन हर बच्चे के अंदर एक टिपिकल हैबिट होगी। किसी को पानी से डर लगेगा, किसी को पानी से प्यार होगा, किसी का नेचुरल टेंडेंसी होगी कि वो बड़ा शांत होगा, किसी की नेचुरल टेंडेंसी होगी कि वो बचपन से बहुत रोने वाला, बहुत एग्रेसिव होगा, किसी का म्यूज़िक की तरफ अट्रैक्शन होगा, किसी का पढ़ाई की तरफ होगा, किसी का इनमें से किसी की तरफ नहीं होगा, उसका किन्हीं और एक्टिविटीज़ की तरफ होगा। तो हर व्यक्ति अपने साथ, हर आत्मा अपने साथ रिकॉर्डिंग्स लेकर तो चली रही है। वो मैनिफेस्टेशंस जो हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स। तो हमारी लाइफ में जो आज साइंस प्रूव कर चुकी है, 49% एक्सप्रेशन जो है वो हमारी जीन्स का होता है, यानी हमारी रिकॉर्डिंग्स का होता है, और 51% एनवायरनमेंट का होता है। आपका बच्चा है, आप उनको कैसे मोल्ड कर रहे हैं वो भी इन्फ्लुएंस करेंगे, उनका एनवायरनमेंट क्या है वो इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर घर का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव है, शांत है, तो पुरानी वीक रिकॉर्डिंग्स जो होंगी उसको वो ओवर पावर कर लेंगी या उसको चेंज कर देगी। दैट इज वाई इस पे हम आगे बात करेंगे कि बच्चों के संस्कारों को भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के द्वारा। ये नॉलेज सोल की इतनी शक्ति रखती है। यानी कोई वायलेंट है, कोई नेगेटिव है, आपका नर्चरिंग और स्ट्रक्चरिंग माता पिता की उनके संस्कारों को भी चेंज करके उनको पावरफुल बना सकती है। लेकिन उसके लिए ये जानना और समझना बहुत आवश्यक है। तो डॉक्टर जेम्स बी टकर ने यही बोला कि भाई मैं ये स्ट्रांगली बोल सकता हूँ कि यस, एविडेंसेस आर देयर विच कैन क्लियरली से कि हम इसके अंदर बच्चे जो हैं अपने साथ वो पुराने संस्कार लेकर आ रहे हैं। सर, जिनको हम पुराने संस्कार या सोल जर्नी कह रहे हैं या सोल के इम्प्रिंट्स कह रहे हैं, वो डीएनए भी तो हो सकता है। डीएनए में तो हम कई पीढ़ियों के इम्प्रिंट्स लेके साथ चलते हैं ना, तो वो डीएनए की जर्नी है या वो सोल की जर्नी है? डीएनए, जब बॉडी, हर सेल के अंदर टिपिकली डीएनए होता है, हर चीज के अंदर पर्टिकुलरली डीएनए का मेकअप है। लेकिन जब, एंड नॉट ओनली दैट, डेड बॉडी से भी आप डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसकी जीन्स को स्टडी कर सकते हैं। एक डेड बॉडी अपने साथ डीएनए कहाँ ट्रांसफर करेगी? नहीं, डीएनए उसको मैनिफेस्ट करता है। समझे मेरी बात को? कोई भी चीज जब हम रिकॉर्डिंग्स ले रहे हैं वो जीन्स के अंदर फीड होके चली जाएंगी, लेकिन वो एक्सप्रेशन, हर एक के अंदर बीमारी की भी जीन्स हैं, हेल्थ की भी जीन्स हैं, लेकिन हर एक के अंदर हेल्थ की जीन नहीं एक्सप्रेस करती, किसी के अंदर बीमारी, हार्ट अटैक, कैंसर की जीन एक्सप्रेस करेगी। आज साइंस ये क्लियरली बियॉन्ड डाउट प्रूव कर चुकी है। आपने बहुत सुंदर पॉइंट लिया है कि अपने माइंड पावर और संकल्पों की शक्ति के द्वारा हम अपने डीएनए को भी रीप्रोग्राम कर सकते हैं, जिसको एपिजेनेटिक की साइंस के नाम से माना जाता है। आप जानते होंगे इसके बारे में। तो ये क्या शो करता है? अगर डीएनए को भी हमारा मन, हमारी आत्मा की वन ऑफ दी शक्ति जो है वो मन है, उसके संकल्प हैं,
संकल्प इज द फर्स्ट पावर ऑफ द सोल। ये आगे हम आपको स्पष्ट करेंगे, लेकिन संकल्पों के द्वारा आप अपने डीएनए को भी स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं। ये लाइक बड़ी मजेदार बात। आप इमेजिन करिए जो आज हम यूज कर रहे हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीनोमिक्स की स्टडी के द्वारा, मैं अपने हॉस्पिटल में इन चीजों को यूज कर रहा हूँ कि इमेजिन करिए किसी के जीन्स के अंदर हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, और उन जीन्स को आज आप अपने संकल्पों के द्वारा, जैसे बेडरूम में स्विच होता है, आई डोंट वांट यू टू एक्सप्रेस, मैं गया मैंने पंखे को बंद कर दिया, बंद हो गई जी। अब आप सोचिए आपके संकल्पों की स्विच के द्वारा आपने कहा भाई हार्ट अटैक फैमिली में रहा होगा लेकिन मुझे नहीं होना चाहिए, और अपने मन की शक्ति के द्वारा आपने स्विच ऑफ कर दिया। दिस इज द पावर वी हैव। आज हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे हम शो कर रहे हैं, माइंड पावर के द्वारा आप अपने जीन्स और जीन्स को भी ऑल्टर कर सकते हैं, उसके एक्सप्रेशन को भी ऑल्टर कर सकते हैं, उसकी टेलोमियर लेंथ, उसकी बायोलॉजिक एजिंग को भी आप रिवर्स कर सकते हैं। और आज आप जैसे लोगों को, पेशेंट्स को, हार्ट अटैक के मरीजों को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, हम उनकी एजिंग को रिवर्स कर रहे हैं बाय पावर ऑफ मेडिटेशन। सो दिस इज द पावर ऑफ आवर सोल एंड आवर कॉन्शियसनेस। राइट। तो दूसरा एविडेंस हमने क्या डिस्कस किया? पहला हमने किया लॉजिक, दूसरा हमने किया स्टोरीज Past ऑफ life. बर्थ, पास्ट लाइफ से। तीसरा लॉजिकल एविडेंस लेते हैं। तीसरा लॉजिकल एविडेंस जो बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन जो मैं आपको सुनाऊंगा वो बड़ी यूनिक स्टोरी है। ये डॉक्टर ब्रायन वीस का आप लोगों ने बहुत बारी डिस्कस भी किया है, बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं, जो कि पास्ट लाइफ हीलर रहे हैं जी। अब ब्रायन वीस एक साइकेट्रिस्ट थे और जनरली जो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते नहीं थे। उनकी एक पेशेंट जो सबसे फेमस पेशेंट है, कैथरीन, अगर आपने नाम सुना, हाँ जी। है ना, तो उनके साथ जब उनके एक्सपेरिमेंट्स और वो सब चल रहे थे तो वो वॉज एबल टू रिलेट टू एवरीथिंग। वो अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर को भी याद कर पाई पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। उसने कुछ ऐसे विविड डिटेल्स दिए जो ब्रायन वीस हैरान रह गए। वो उनके टाउन पर गए, उन्होंने उन चीज़ों को इंस्पेक्ट किया तो उन्होंने देखा सारी चीज़ें, डिटेल्स जो उस लेडी की थी पास्ट लाइफ की, वो बिल्कुल परफेक्ट और एक्यूरेट थी, परफेक्ट एंड एक्यूरेट थी। और उन्होंने कहा कि यार कुछ तो सब्सटेंस है, ये लेडी पास्ट लाइफ के अंदर, अपनी रिग्रेशन के अंदर, अपनी पुराने जन्म की सारी चीजों को परफेक्ट तरीके से बता रही है। यानी पिछले जन्म में जो वो थी उसकी सारी चीजों की रिकॉर्डिंग इस जन्म में उसकी कोई एनर्जी लेकर आ रही है। इसके बाद उन्होंने रिग्रेशंस की सीरीज लगाई जिसपे उन्होंने बहुत सुंदर किताब लिखी, और उस किताब को उन्होंने, जिसमें बहुत सुंदर की मेनी लाइव्स एंड मेनी मास्टर्स, ये उनकी की नोटबुक है जिसको आप पढ़ेंगे, जिसमें एक आत्मा ही अनेकों अनेक जन्म लेती चली जाती है। उन्होंने इसको क्लियरली शो किया कि यस, देयर इज अ एंटिटी विच इज कंट्रोलिंग दिस बॉडी, और वो एंटिटी इस शरीर के बिना भी एग्जिस्ट कर सकती है, और वो बार बार बर्थ एंड रीबर्थ लेती चली जाती है। लॉजिक, दीज आर साइंटिफिक एविडेंसेस, ये कोई मेरे और आपकी कही हुई कहानियां नहीं है। तो थर्ड एविडेंस जो हमारे पास क्लियरली आती है वो किस चीज की आती है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन की आती है, लॉजिक। और ये एक नहीं, ऐसे हीलर्स कितने आते हैं जो पास्ट लाइफ में जाके, अब पास्ट लाइफ हीलिंग का लॉजिक क्या है? यानी कोई पुराने संस्कार और दर्द लेकर आ रहे हैं। किसी व्यक्ति को अंदर से पेन है, किसी व्यक्ति को किसी चीज से डर है, फोबियाज का इलाज पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। किसी को हाइट्स का फोबिया है, किसी को आग का फोबिया है, तो उन फोबियाज को जाकर उनको हिप्नोसिस के अंदर हील किया जाता है ताकि वो उन फोबिया से मुक्त हो पाए। अब वो किसको क्लीन कर रहे हैं? बॉडी के अंदर तो वो जीन्स नहीं है ना, वो संस्कारों को, आत्मा जो रिकॉर्डिंग्स लेकर आ रही है उसको वो कंप्लीटली रीप्रोग्राम कर देते हैं। दैट इज द एनर्जी। लेकिन ये समझना कि वो रिकॉर्डिंग हमारे आत्मा, हमारी कॉन्शियसनेस, हम कॉन्शियसनेस एक बड़ा ग्लोबली एक्सेप्टेड टर्म है, उसको हम लेकर चलते हैं। तो चौथा एविडेंस, हाँ, चौथा एविडेंस, अच्छा चौथा एविडेंस, चलिए ये भी बड़ी मजेदार कहानी है। अब चौथे एविडेंस में हम लोग लेकर चलते हैं एक बहुत फेमस स्टोरी पर, जिसमें आपने नाम सुना होगा डॉक्टर माइकल सेबम का। ये इसके बाद मैं आपके पास मेन एविडेंसेस पे आऊँगा, द वन ऑफ दी। तो माइकल सेबम जो है ये एक बहुत फेमस सर्जन है। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए फेमस है क्योंकि साइंस के रूप से इसको बहुत रूप स्पष्ट किया गया, और ये मेरे अपने एक्सपीरियंस में भी था जब मेरी ब्रेन की सर्जरी हुई थी। डॉक्टर माइकल सेबम एक बेसिलर आर्टरी एन्यूरिज्म का सर्जरी कर रहे थे, जो कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है ब्रेन की। जब इस आर्टरी की सर्जरी की जाती है, इसकी सर्जरी की जाती है, तो ब्रेन को कंप्लीटली शट ऑफ कर दिया जाता है, उसकी ब्लड सप्लाई को बिल्कुल रोक दिया जाता है, ब्रेन की ईजी को कंप्लीटली जीरो कर दिया जाता है, यानी रिकॉर्डिंग और वेव्स कंप्लीटली शांत हो जाती हैं। आप इसके बारे में पढ़िएगा, नॉर्मल वेल डॉक्यूमेंटेड एक्सपेरिमेंट है। यानी वी क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ अ ब्रेन डेड पर्सन,
ब्रेन डेड पर्सन, इसको कंप्लीटली हाइपोथर्मिक अरेस्ट यानी कंप्लीटली बॉडी को कूल डाउन कर दिया जाता है, तो व्यक्ति को कुछ भी ज्ञान या नॉलेज नहीं रहता क्योंकि वो कंप्लीटली एनेस्थेटाइज्ड होता है। ऐसे समय पर उस व्यक्ति की जो ब्रेन की सर्जरी की गई वो बिल्कुल सक्सेसफुल और बहुत बढ़िया रही। सर्जरी तो बहुत बढ़िया हो गई, लेकिन जब उस व्यक्ति को होश आया तो जो उसने बोला दैट वाज अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग। उसने कहा कि जब मैं बेहोश था, जब मेरे को कंप्लीटली हाइपोथर्मिक अरेस्ट में रखा गया था, मेरा ब्रेन डेड था, उस समय उसने एक एक एक्टिविटी जो डॉक्टर्स उसके ब्रेन के ऊपर कर रहे थे, उसके ब्रेन को उन्होंने कैसे काटा, उसके ब्रेन की क्या क्या सर्जरी की, किस तरह इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया, उसने परफेक्ट और वंडरफुल तरीके से डिस्क्रिप्शन उसका एक्यूरेट दे दिया। अब मुझे एक बात बताइए कि जो व्यक्ति ब्रेन डेड है या जिसको कंप्लीटली बेहोश किया गया, नॉर्मल व्यक्ति भी नहीं देख पाता, उसने उस चीज़ को एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर दिया। और आगे चलिए, ना केवल ये, ड्यूरिंग दी सर्जरी उसने ये भी बताया कि उसके एक फर्स्ट कज़न ब्रदर की उस समय में डेथ हुई है। जब डॉक्टर्स ने काउंटर चेक किया, एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड 100% राइट। और ये मेरी कहानी नहीं है, डॉक्टर माइकल सेबम की सर्जरी जो कंडक्ट की गई है, इसका एक्सपेरिमेंट्स आप लोग पढ़ सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, एक व्यक्ति जो ब्रेन की सर्जरी के अंडरगो जा रहा है, जिसका एनेस्थीसिया वाले कहते हैं कंप्लीट अरेस्ट पर है, ब्रेन डेड है, ऑन द रिकॉर्डिंग जीरो है, कंप्लीटली बिल्कुल परफेक्ट है, जिसको हम कह सकते हैं वो सोच ही नहीं सकता, वो कैसे इस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकता है। उसने बोला आई कुड एक्सपीरियंस माई आफ्टर लाइफ, आई कुड सी माई सेल्फ सेपरेट फ्रॉम द बॉडी, और मैं दूर से देख रहा था कि मेरी उस चीज़ को कैसे वो काम कर रहे हैं। ये शो क्या करता है? ये शो करता है कि कोई तो ऐसी एंटिटी है जो शरीर से अलग काम कर रही है। लॉजिकली देखो ना, मैं ये नहीं कहता साइंस को छोड़ो, लेकिन आप सोचो कि कोई तो ऐसी एंटिटी है जो अलग से काम कर रही है और एक एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही है, और ना केवल वहाँ पे लिमिटेड है, वो बाहर जाकर घूम के भी आ सकती है। उसने अपने ब्रदर की डेथ के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया। फोर्थ एविडेंस, क्लियर पावरफुल एविडेंस, और ये एक नहीं है, ऐसी सर्जरीज के एक्सपीरियंसेस आज पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब्ड हैं। अगर एक हो तो हम कह सकते हैं बाई चांस होगा, लेकिन आज ये क्लियरली डॉक्यूमेंटेड है। आपने ये तो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें बताई, बट आपने बीच में कहीं एक बार ये जिक्र किया था कि आपका भी एक ब्रेन सर्जरी का एक्सपीरियंस रहा है, वो क्या था? इला मेरा मेजर पोर्शन ऑफ राइट ब्रेन निकाला जा चुका है। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम, आई कुड सी माई डेथ टू क्लोजेस्ट। 2003 की बात है, जब मेरे को मेजर ब्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा इन्फेक्टिव मास हुआ था। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन था। 19 दवाइयों से वो 18 के लिए रेजिस्टेंट था, और एक दवाई मैं खाता था। पूरी नाइट मुझे सीजर्स हुए, मुझे रात को हॉस्पिटलाइज किया गया, एंड ऑल ओवर वर्ल्ड के डॉक्टर्स जो हैं, पूरी रिजीम मेरी जो डिज़ाइन करते थे, आई वॉज टेकिंग देम, नथिंग वॉज वर्किंग ऑन माई ब्रेन। मुझे दर्द इला इतना होता था कि मेरा मन करता था मैं चाकू लूं और ब्रेन को निकाल के बाहर फेंक दूं। इस प्रकार का दर्द से मैं तड़पता था। उस समय पर मुझे पता था कि मुझे जीतना है तो बीमारी से ऊपर मुझे उठना पड़ेगा। मैं योग मेडिटेशन का प्रैक्टिस भी किया, मैंने सब कुछ किया। अल्टीमेटली दवाइयाँ लेते हुए 16 टैबलेट्स एक दिन में खाना। मुझे 2005 में आफ्टर दिस ऑर्डिल मेरे ब्रेन की मेजर सर्जरी हुई, और ब्रेन की मेजर सर्जरी में 20 जून 2005 को हुई थी, और वो मेजर पोर्शन ऑफ ब्रेन मेरा राइट साइड का निकाला गया। लेकिन वो एक्सपीरियंस मैंने आज तक कभी किसी के साथ साझा नहीं किया। मैं आपको इन शॉर्ट उस एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। जब मैं जा रहा था तो जाकर जब मुझे टेबल पर एनेस्थेटाइज किया गया, और एनेस्थेटाइज करके जब मुझे कंप्लीटली वो किया गया, आई कुड एक्सपीरियंस दैट वाइट लाइट कंप्लीटली बियॉन्ड दिस बॉडी, लाइक जिसे कह सकते हैं ना फरिश्ते की सिटी, लाइक अ एंजल। I could see that everything that was happening on my body। किस तरह उन्होंने ब्रेन को मेरे ग्रिल किया, बिल्कुल जैसे काटते हैं उस तरह ड्रिल करके उस एरिया को पर्टिकुलरली उन्होंने निकाला। आई कुड एक्सपीरियंस। उसके विविड मेमोरीज मुझे नहीं रहे क्योंकि आई डेंट विजुलाइज एवरीथिंग, लेकिन दैट टनल वॉर्टेक्स का जो टिपिकल एक्सपीरियंस है, दैट कामनेस जो बिल्कुल उस शक्ति के द्वारा जो मुझे दिखा, आई कुड ईजिली एक्सपीरियंस दैट हाउ डॉक्टर्स आर ऑपरेटिंग माई बॉडी। और उसके बाद जब मुझे होश आया, आई वॉज वेरी मच इनकॉन्शियस, आई कुड इंटरेक्ट विद माई डॉक्टर्स, और मात्र 3 घंटे के अंदर मैं उस मेजर आईसीयू से अपने आप को रूम में शिफ्ट किया। तो ये एक्सपीरियंसेस जो हैं, जब आप स्वयं उस प्रोसेस से जाते हैं, दे आर अमेजिंग। एंड यही नहीं, यहाँ पर कहानी नहीं खत्म हुई। जब 6 महीने मेरा ब्रेन की सर्जरी के बाद मैं ठीक चल रहा था, तो 3 जनवरी 2006 को मुझे दोबारा पेन हुआ और मेरे ब्रेन के स्कैन्स किए गए, तो मेरे इस लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन के अंदर एक और लेजन आ गया था। दैट वॉज नॉट ऑपरेबल।
सर्जन्स ने कहा नहीं। और उस समय ब्रह्मा कुमारीज में मैं बचपन से जाता था और राजयोग मेडिटेशन ब्रह्मचर्य का मैं पालन करता था। और उस समय मुझे वन ऑफ द वेरी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, उन्होंने मुझे कहा कि मोहित, तुम योग का प्रयोग, संकल्पों की शक्ति का प्रयोग, आत्मिक शक्ति का प्रयोग अपनी हीलिंग के लिए करो। और उस समय मैंने, जब लोग कहते थे मोहित ये करते हैं वो करते हैं, कोई रिजीम वर्ल्ड ओवर से, अमेरिका, बैंगलोर, इंडिया, टॉप डॉक्टर्स कर रहे थे, मेरे ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा था। उस समय मैंने 1 साल के लिए मेडिसिन्स को, साइंस को मेडिटेशन से पावरफुल तरीके से फोकस्ड कॉम्प्लीमेंट किया। 4 जनवरी से सवेरे उठकर पावरफुल योग अभ्यास, स्टार्टिंग रिजेक्टिंग द डिजीज आउट ऑफ माई ब्रेन। 1 साल के लिए दैट पर्टिकुलर एनर्जी, पावरफुल एनर्जी टू हील माई सेल्फ, अपने आप को विजुलाइज किया कि मेरे ब्रेन से ये लेजन कंप्लीटली गायब हो रहा है। कुछ प्रोसेस को मैं फॉलो करता था और 1 साल करने के बाद अप्रैल 2007 में जब मेरे ब्रेन के स्कैन्स रिपीट किए गए, विदाउट सर्जरी वो लेजन मेरे ब्रेन से गायब हो गया था। दैट्स द पावर ऑफ हीलिंग, दैट्स द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस। मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम लोग इस पावर को बिलीव नहीं कर पाते हैं। हम इसको महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वी बिलीव दैट साइंस इज लिमिटेड, साइंस ही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देयर इज अ थिंग दैट स्टार्ट्स बियॉन्ड साइंस एंड दैट इज बी स्पिरिचुअल पावर। और उसके लिए सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। देखो, एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मैं आपके पास बैठा हूँ, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आज भी केसेस को ऑपरेट करके आया, मैंने सब कुछ किया है। लेकिन लोगों के अंदर ये लाना कि ट्रीटमेंट तो एक बॉडी का है, लेकिन हीलिंग हमारी मन, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी आत्मा की है, ये बहुत ज़रूरी है। और तभी हम लोग प्रॉपर तरीके से मरीज़ का इलाज कर सकते हैं। एक क्यूरियोसिटी है मेरी, मैंने जितने भी आउट ऑफ बॉडी के ऐसे एक्सपीरियंसेस सुने हैं जहाँ पे अनइंटेंशनली अपने आप ही बॉडी से आत्मा अलग हो गई, ये ज़्यादातर केस सर तभी क्यों हुए जब ब्रेन की सर्जरी हो रही थी? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो आत्मा है जो एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहती है, सक्षम है, वो जब हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है तब वो डिटैच नहीं हो पाती है? इसका एक बहुत सिंपल रीज़न है, और रीज़न सिंपल ये है क्योंकि उस आत्मा का जो साइंटिफिक लोकस और निवास स्थान है वो पिनियल ग्लैंड के एडजेसेंट इन फ्रंट ऑफ द हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल फोसा, जिसको सीट ऑफ सोल रेनी डेस्कार्टिस ने भी कहा है, जो फ्रेंच फिलोसफर थे, वो कहा है। उसके ऊपर मैं लास्ट में आता, मैं आपको बताता कि भाई कैसे वो करती है। दैट वाज वन ऑफ द डायरेक्ट एविडेंसेस, जो 5th एंड पावरफुल एविडेंस है, जो मैं आपको ज़रूर बताता। तो इसलिए जब ब्रेन होता है तो पर्टिकुलरली इट इज़ एबल टू ईजिली डिटैच आउट ऑफ इट। लेकिन कहीं और की सर्जरी हो रही है, एक्सपीरियंसेस बाकी बॉडी के ऑर्गन्स के साथ भी उतने ही पावरफुली डॉक्यूमेंटेड है। ऐसा नहीं कि वो नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इट हैज मोर लिबरल और इट इज इजी फॉर इट टू डिटैच आउट ऑफ द बॉडी। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। लेकिन बाकी शरीर के अंदर भी जब सर्जरीज होते हैं तो संकल्पों की शक्ति और साधना की शक्ति के द्वारा वो भी चीज़ों को विजुलाइज किया जा सकता है। जो आपने सीड ऑफ सोल बोला ना, सीट ऑफ सोल, सीट ऑफ सोल, हाँ सीट ऑफ सोल बोला, जो आपने पीनियल ग्लैंड के पास की लोकेशन बताई, ये साइंस ने कैसे प्रूव किया? ये मैं आपको अभी बताता हूँ। 5th एविडेंस है, लेकिन 6th एविडेंस है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बाकी दोनों चीज़ें भी बता दूँ, अगर समय है आपके पास। हाँ, बहुत ज़रूरी। तो उसके बाद जब ये एक्सपीरियंसेस हो गए, फिर नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस आया, जो सबसे फेमस एंड मोस्ट ऑथेंटिक अकाउंट अभी तक का है, वो डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर का। आपने शायद उनके बारे में सुना हो। डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर वर्ल्ड फेमस हार्वर्ड के न्यूरोसर्जन हैं, और ये व्यक्ति जो एथिस्ट है, जो कभी आत्मा परमात्मा इन चीज़ों पर बिलीव करने वाले नहीं थे, जिन्होंने कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं। तो ये 2 एविडेंसेस जो मैं आपको साइंटिफिक रूप से बताऊंगा, जो आज डॉक्यूमेंटेड हैं। डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर को नियरली फेटल मेनिंजाइटिस हुई। मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन, मेनिंजेस का, जिसको आप कह सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस या सेप्टिक हो सकती है। और वो कंप्लीटली 14 दिन कोमा के अंदर थे। ही वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड, उनको कुछ आइडिया नहीं था। ही वॉज डिक्लेयर्ड प्रैक्टिकली ब्रेन डेड। उन्होंने उस टाइम पर 3 चीज़ों का बहुत सुंदर रूप से एक्सपीरियंस किया। उन्होंने देखा, अपनी बॉडी से डिटैच होकर उनकी सोल ने देखा कि सोल कैन एग्जिस्ट विदाउट दिस बॉडी। उन्होंने कहा ये बॉडी तो हमारी सोल की उसकी एक्सप्रेशन को लिमिट करती है, उसको कंप्लीटली लिमिट कर देती है, लेकिन द रियल एग्जिस्टेंस ऑफ सोल इज विच इज लिमिटलेस इज बियॉन्ड दिस बॉडी। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि द मोस्ट ब्यूटिफुल आफ्टर लाइफ का जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है वो टेलीपैथिक है, उसमें शब्दों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और उसका फैब्रिक लव है, प्यार की भाषा है।
इन चीज़ों को उन्होंने विविड डिस्क्राइब किया और अपने ब्रेन के ऊपर क्या क्या, जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें की गई, किस तरह डॉक्टर्स ने उनको हील किया, क्या उनको दवाइयाँ दी गई, उसके उन्होंने विविड डिस्क्रिप्शंस दिए और इसको उन्होंने सुंदर बुक में लिखा। और एबन अलेक्जेंडर के बारे में आप उनके पॉडकास्ट को, उनके यूट्यूब वीडियोस को सुन सकते हैं, जिसमें एक एक चीज़ को वो डिस्क्राइब करते हैं ये कैसे पॉसिबल है। फ्रॉम एन एथिस्ट टू अ बिलीवर, उन्होंने अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ को कंप्लीटली चेंज कर दिया और आज क्लियरली एडवोकेट करते हैं कि बॉडी इज लिमिटेड, इट्स द सोल, इट्स द कॉन्शियसनेस, इट्स द एनर्जी दैट इज ड्राइविंग दिस बॉडी। तो अनुभव की शक्ति हुई ना हम लोगों को। देखो, एक तो होता है हम लोग बिलीव यानी विश्वास पर कर रहे हैं, किसी ने, गुरु ने बोला, महात्मा ने बोला कि आप आत्मा हो, हम मान लें, लेकिन हाँ लॉजिक भी तो ज़रूरी है। एज अ साइंटिस्ट आप जैसे लोग या हम जैसे, हम कहेंगे भाई हमें इसकी एविडेंस या प्रूफ भी बताओ। प्रूफ है हमारे पास, आज क्लियर प्रूफ। मेरे पास तो सनातन का सबसे बड़ा प्रूफ सर शंकराचार्य हैं। बिल्कुल, शंकराचार्य ने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया था, जो शंकर के अवतार थे। उनसे बड़ा एविडेंस तो कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी डॉक्टर नहीं दे सकता। बिल्कुल। इसी प्रकार अगली जो हमारे पास क्लियर एविडेंस आई वो अनीता मूरजानी, आपने नाम सुना? अनीता मूरजानी का कितना सुंदर। और उनके हस्बैंड जब उनको टर्मिनल लंग कैंसर उनको लेकर गए हॉस्पिटल में और उनको कहा गया कि मिस्टर मूरजानी आपकी वाइफ रात को भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगी, कंप्लीटली बॉडी में कैंसर फैल चुका है, लिम्फेटिक्स में फैल चुका है, बड़े बड़े जो ट्यूमर लेमन साइज के हो चुके हैं, दे आर वीपिंग एंड दे आर कमिंग आउट ऑफ द बॉडी, ये पूरी रात नहीं मेकअप कर पाएंगी। एंड बाय हर ओन पावर, बाय हर बिलीफ शी वॉज एबल टू हील हर सेल्फ, वो अपने आप को ठीक कर पाए। और आज अभी भी पूरे वर्ल्ड में वो इस चीज़ को एडवोकेट कर रहे हैं, उनकी किताबें लिखी गई हैं। तो ये साइंटिफिक एविडेंसेस, नियर एंड ऑफ लाइफ, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, ब्लाइंड लोग भी इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। यानी आंखों का, बॉडी का उसके अंदर रोल नहीं, मन का, मन की शक्ति यानी आत्मिक शक्ति का है। ये क्लियर एविडेंसेस आज हमारे पास आती हैं। और इसके बाद जो सिंपल सी और भी बहुत हैं, डॉक्टर रेमंड मूडी के एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो सब मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट एविडेंस हमारे पास आई। और डायरेक्ट एविडेंस मीन्स साइंटिफिक प्रूफ। साइंटिफिक प्रूफ में कार्मेलाइट नन्स होती हैं, एक ग्रुप है कार्मेलाइट नन्स का जो बहुत पावरफुल योग लगाते हैं। उन लोगों में मैरी ब्यूगार्ड ने बहुत सुंदर एमआरआई इल्यूमिनेशन, फंक्शनल एमआरआई इमेजिंग की। उन्होंने देखा कि जब वो योग और उसकी डीप सेंस और बिलीफ के अंदर थी, जब वो उस शक्ति का अनुभव कर रही थी, उस समय पर उस योग के अंदर ब्रेन का केवल एक एरिया हाइपर इल्यूमिनेट हुआ, रेजोनेट हुआ। वो था जो मैं आपको बता रहा था, द सीट ऑफ सोल एडजेसेंट टू द पीनियल बॉडी इन फ्रंट ऑफ द हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल फोसा, जिसको हम साइकोमोटर एरिया भी कहते हैं। इसकी पिक्चर्स हैं, वेल डॉक्यूमेंटेड है। इसको जब उन्होंने देखा और हिस्टोरिकली भी रिलेट किया, ये एनाटॉमिकल सेंटर ऑफ ब्रेन कहलाता है। ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन राइट एंड लेफ्ट ब्रेन है, और सारे ऑर्गन्स ब्रेन के पेयर्ड है। एवरी ऑर्गन इज डबल पेयर्ड, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन, सेरिबेलम राइट एंड लेफ्ट, लेकिन एक ऑर्गन अनपेयर्ड है, वो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के एडजेसेंट जो है इसका लोकस दिखाया गया, जिसको सेंटर ऑफ सोल, सीट ऑफ सोल टिपिकली माना गया है। आज वैसे भी जब आप तिलक देते हैं, कहाँ पर लगाते हैं तिलक? क्यों? आगे चक्र, यहाँ पे लगा लीजिए, हाथ पे लगा लीजिए, पाँव पे लगा लीजिए। तिलक इज स्मृति, इट्स ऑफ रिमेम्बरेंस। किस चीज़ की रिमेम्बरेंस? इट्स की ये आत्मिक स्मृति का। आप अगर अभी भी आप इधर ऐसे हाथ रखेंगी ना, यू विल स्टार्ट फीलिंग द एनर्जी। आप इधर जरा ऐसे भी करेंगी ना, आपको लगेगा कोई चीज़ अंदर बड़ी तेजी से खींच रही है आपको। इट्स अ सरफेस लैंडमार्क ऑफ दैट सेम सोल, ऑफ दैट सेम सोल। तो आज हमारे पास इमेंस एविडेंस है। जैसे प्लेन का पायलट चलता है, जब प्लेन चलेगा तो पायलट कहाँ बैठता है? लास्ट सीट पे बैठेगा या फ्रंट में बैठेगा? फ्रंट में बैठेगा। गाड़ी में ड्राइवर पीछे बैठेगा, आगे बैठेगा, लॉजिक आगे बैठेगा। तो ये सारी एविडेंसेस आज हमको क्लियर बोलती है कि कॉन्शियसनेस का ये, इसको उन्होंने उन एक्सपेरिमेंट्स में गॉड स्पॉट के नाम से दिया, इसको हम लोग आत्मा के नाम से बोलें, इसको हम सोल के नाम से बोलें, इसको हम लाइट के नाम से बोलें, किसी भी प्रकार से बोलें, ये आज क्लियरली शो करता है साइंस ऑफ सोल। तो ये हुई एनाटमी। जैसे हम लोग MBBS के कोर्सेज में ना एनाटमी पढ़ते हैं, एनाटमी, तो एनाटमी का सब्जेक्ट जो है ये एनाटॉमिकल ऑफ नॉट जस्ट ऑफ दिस बॉडी बट सोल। शरीर की तो एनाटमी हम लोग जानते हैं डॉक्टर्स, लेकिन अपने मन, अपनी आत्मा की, उसकी एग्जिस्टेंस की भी हमें जानना चाहिए। तभी इला ह्यूमन बीइंग्स कहा जाता है। ह्यूमस बॉडी, बीइंग इज द साइकी एंड द सोल। ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमंस नहीं, ह्यूमन बीइंग्स कहा जाता है। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल। आप अध्यात्म से जुड़े हैं,
आपने अपने आप को हीलिंग से क्योर भी किया, इतनी बड़ी प्रॉब्लम से क्योर किया है, कभी आपने सोचा कि ये सफरिंग क्यों आई? क्या ये उस आत्मा जो अभी इस वक्त मौजूद है, क्या उसके पिछले जन्मों के कोई कर्म है? ब्यूटीफुल। आपने प्रश्न भी पूछा और उसका उत्तर भी दिया, इजंट इट? व्यक्ति जब भी किसी चीज़ों से सफ़र करता है, कई बार आप देखेंगे इसके लिए बहुत वंडरफुल एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, और आपने देखा होगा कई बच्चे बर्थ मार्क के साथ पैदा होते हैं। कई लोगों के अंदर अंदर अलग चीज़ें। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर कोई मेजर बर्थ मार्क या मेजर डिफेक्ट आता है, साइंस के रूप से इस पर एक्सपेरिमेंट, ये मेरी ओपिनियन नहीं है, 33 to 40% ऑफ द चिल्ड्रेन जो उनके पास्ट अकाउंट्स होते हैं, उनके अंदर जो रिग्रेस कर पाया है, उनको उन्होंने देखा, वो सिवियर डिजीज़ के कारण इस उम्र के अंदर बर्थ मार्क्स या मैनिफेस्टेशन करते हैं। इसलिए अगर हम किसी भी चीज़ से सफ़र करते हैं, उसके 3 या 4 कारण हो सकते हैं। पहला और मेजर कारण होता है हमारे पूर्व जन्म के संस्कार जो हम लेकर आते हैं। फोबियाज़ के रूप में आ सकते हैं, बीमारियों के रूप में आ सकते हैं, वीक थॉट्स के रूप में आ सकते हैं, हमारी इनकेपेबिलिटीज़ के रूप में आ सकते हैं, फंक्शनल लिमिटेशंस के रूप में आ सकते हैं, शरीर के अपाहिज या किसी इस चीज़ के रूप से आ सकता है। जो जिस प्रकार के कर्म होंगे उसको हम कैरी करेंगे, वरना क्यों कोई व्यक्ति बचपन से ही किसी चीज़ में लिमिटेड होगा। दूसरा, उसके संस्कारों को, उसके मैनिफेस्टेशंस को इस जन्म के कर्म भी मॉडिफाई करते हैं कि किस प्रकार के कर्म किए जा रहे हैं, उसको एनवायरनमेंट क्या दिया जा रहा है। तीसरा, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशंस, यानी जो उस एक अच्छा बच्चा है उसको आप नेगेटिवली ट्रेन करेंगे, एनवायरनमेंट देंगे तो उसकी नेगेटिव हो जाएंगे, वो भी उसके कर्मों के रूप में जुड़ते हैं, और वो कर्म जो हैं उसको सफरिंग या बून के रूप में चले जाता है। इट कुड बी आइदर वे, पॉजिटिव और नेगेटिव किसी रूप में भी जा सकता है। और चौथा, सेल्फ मॉडिफिकेशन, यानी जब हम अपने आप को योग शक्तियों के द्वारा चेंज करते हैं तो अपने ही संस्कारों को हम चेंज भी कर सकते हैं। ये जितना ही नेगेटिव है उतना ही शक्तिशाली अपॉर्चुनिटी भी है कि हम अपनी योग की शक्ति के द्वारा, अपने संकल्पों की शक्ति के द्वारा अपने आप को हील भी कर सकते हैं। संकल्प के अंदर इतनी शक्ति है, एक संकल्प आपके संपूर्ण जीवन को परिवर्तित कर सकता है। दैट्स द पावर ऑफ वन थॉट। एक संकल्प, 2 नहीं, मात्र एक संकल्प। संकल्प आपके मन, संकल्प आपके शरीर की संरचना, आपकी जीन्स की संरचना कंप्लीटली इसको चेंज कर सकता है। और आज साइंस और हमारे अपने एक्सपेरिमेंट्स जो हमने किए हैं वो इसको प्रूव भी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल और उठता है, जहाँ पे संकल्प, फेथ, सरेंडर की बात आती है, वहाँ पर ये बात भी आती है कि मान लीजिए कोई बहुत मेजर बीमारी से सफ़र कर रहा है, उसने संकल्प किया कि मुझे इससे ठीक होना है, तो संकल्प की शक्ति अकेले उसको बचा सकती है या मेडिकल साइंस की भी हेल्प लगेगी कि भाई दवाइयाँ तो तुम चालू रखो? बियॉन्ड डाउट कोई भी डायलॉग या कोई भी बात जो हम कर रहे हैं उसके अंदर साइंस की शक्ति को कम करना ये ठीक नहीं होगा। मैंने अपनी हीलिंग के अंदर भी एक बात क्लियरली बोली कि मैंने स्पिरिचुअलिटी को साइंस के साथ कॉम्प्लीमेंट किया। ध्यान रखिए, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का संगम, उनकी समन्वयता, उनका जोड़, उनका जुड़ना ही हमारी हीलिंग का मुख्य आधार है। इट्स लाइक आटा एंड पानी, रोटी नहीं बनेगी। बिल्कुल, अगर आप ये कहें कि मैं तो केवल योग के द्वारा मैं करूंगा, साइंस सब बेकार है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और अगर हम कहें कि हम केवल साइंस के द्वारा कर लेंगे तो ये भी अधूरा रहेगा। साइंटिफिक रूप से प्रोसीजर करना मेरे लिए मात्र आधे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या 10 घंटे का काम हो सकता है, लेकिन हीलिंग के लिए दोनों चीज़ों की आवश्यकता है। और दूसरी बात ये भी समझना आवश्यक है कि केवल संकल्पों और योग के द्वारा आप ऐसा नहीं समझिए कि कई बारी ऐसी बीमारियां होंगी जो जेनेटिक हैं, कई बारी हम उनको चेंज नहीं कर सकते। कभी आप कहेंगे कि भाई आपके कहने का अर्थ है कि हम हर बीमारी को कंप्लीटली क्योर कर लेंगे, मेरा कहने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कई जगह ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर एपिजेनेटिक फैक्टर्स यानी जीन्स हैं, एपी यानी बाहर, उस वन ऑफ द पावरफुल एपिजेनेटिक टूल्स इज मेडिटेशन, यानी एरोमा थेरेपी है, अलग अलग प्रकार के म्यूजिक थेरेपी है। इस प्रकार से एक माइंड यानी संकल्पों की शक्ति है, जब उसको आप पावरफुल बनाते हैं तो जीन्स को भी आप स्विच ऑन और स्विच ऑफ संकल्पों के द्वारा कर सकते हैं। कितना मैनिफेस्ट करेगी ये अलग है, और कम से कम अगर वो क्योर नहीं भी होता है तो एटलीस्ट वो यात्रा बहुत सुखद और शांतमय हो जाती है। वो पेन और वो सफरिंग है उसको आप कम कर सकते हैं। इसके ऊपर इला आपको बिलीव नहीं होगा, देयर आर न्यूमरस एक्सपेरिमेंट्स। आपने एक एक्सपेरिमेंट काउंटर क्लॉकवाइज एजिंग डॉक्टर एलन लेंगर का सुना है? आई विल टेल यू, बड़ी मज़ेदार है, यू मस्ट नो, और सभी लोगों को ये समझना चाहिए। अगर किसी को जोड़ों में दर्द रहता है,
किसी को ब्लड प्रेशर रहता है, किसी को ब्लड शुगर रहती है, या किसी को लगता है मुझे भाई दिखता कम है, ऐसी चीज़ें। तो ये एक्सपेरिमेंट डॉक्टर एलन लेंगर ने बड़े मज़ेदार किया। उन्होंने क्या किया, 80-90 साल के लोगों को ले लिया और उनको कहा भाई मैं आपको रिट्रीट सेंटर पर लेकर जाती हूँ, और वो ले गई। और उस रिट्रीट सेंटर पर उन्होंने 20-30 साल पुरानी सिचुएशंस को रिक्रिएट कर दिया। यानी आप गए तो आपके बचपन को रिक्रिएट कर दिया, मैं गया तो मेरे बचपन को रिक्रिएट कर दिया। तब जो टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, नेचुरल वे से उनको वो 3 हफ्ते के लिए उन्होंने लाइफ लीड कराई। उनको डांस कराया जैसे वो करते थे, उनको लॉन्ग वॉक्स पर भी लेके गए, उनको कहा सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो जाइए, केवल ये विजुलाइज करिए आप आज से 20 साल 10 साल पहले या 30 साल पहले कैसे अपनी लाइफ को लीड करते थे। सबके अंदर उमंग आ गया, उत्साह आ गया, सब लोग डांस कर रहे हैं, कोई खा रहा है, घर के अंदर उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी के बिना रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ डायलॉग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब चीज़ें चलती रहीं। आपको विश्वास नहीं हुआ एला, आफ्टर 3 हफ्ते बाद जब उन लोगों का ब्लड प्रेशर, उन लोगों का जोड़ों का दर्द, उन लोगों का हाइपरटेंशन, उन लोगों की शुगर को टेस्ट किया गया, देयर वाज सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट उन लोगों के अंदर जिन्होंने उस चीज़ को प्रैक्टिस किया, और नो इम्प्रूवमेंट उन लोगों के अंदर जो केवल उस चीज़ से डिटैच थे, यानी उस चीज़ को नहीं अनुभव कर रहे थे, केवल रिट्रीट पर गए थे लेकिन नॉर्मल रिट्रीट सेंटर पर रह रहे थे। इसको उन्होंने कहा काउंटर क्लॉकवाइज एजिंग। कैसे हुआ? बॉडी वही है, केवल संकल्पों की शक्ति के द्वारा उन्होंने विजुलाइज कर लिया, उन्होंने इस चीज को एक्सपीरियंस कर लिया कि आई एम बियॉन्ड दिस, मैं अपने आप को हील कर चुका हूं। ऐसे इमेंस एक्सपेरिमेंट्स हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन वर्ल्ड की नंबर 1 जर्नल मानी जाती है, वर्ल्ड नंबर 1 जर्नल मानी जाती है, इससे ऊपर कोई जर्नल नहीं है, सारे चीज़ इसको मानते हैं। वहाँ पर उन्होंने डॉक्टर जेबी मॉसले ने एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया, और आप सुनिए इसमें क्या किया। उन्होंने 2 ग्रुप्स को लिया, 2 ग्रुप्स जिनको जोड़ों का दर्द था, और जोड़ों के दर्द वाले लोगों को उन्होंने कहा मैं ऑपरेट करूँगा। ऑपरेशन कैसे किया ये ध्यान दीजिए। उन्होंने पहले ग्रुप को लिया और ग्रुप को लेकर उन्होंने उनको बेहोश किया, बेहोश करने के बाद उनके नी को ओपन किया, ओपन करने के बाद उसको ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद उनको रिकवरी में डाला, और रिकवरी डालने के बाद उनको डिस्चार्ज करके उनके पेन इंप्रूवमेंट को फॉलो किया, और सारी सर्जरी को रिकॉर्ड करके बाहर लाइव ब्रॉडकास्ट किया। दूसरे ग्रुप को उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने बुलाया जिनको जोड़ों में दर्द था, बेहोश किया, बेहोश करने के बाद उनके नी को खोला, लेकिन बिना नी को टच करे ऊपर से वो सिर्फ फॉल्स इंस्ट्रूमेंटेशन करते गए, बिना टच करे एज सच उनके नी को उन्होंने क्लोज कर दिया, बाहर झूठी सर्जरी ब्रॉडकास्ट की, रिकॉर्ड में सब कुछ एक्यूरेटली रखा। बाहर जब रिकवरी रूम में गए उन लोगों को उन्होंने बोला, डिस्चार्ज करा, उनके पेन को फॉलो किया। 2 ग्रुप्स थे, एक जिनकी एक्चुअल सर्जरी हुई थी, एक जिनकी नहीं हुई थी, लेकिन उन लोगों को भी उन्होंने बोला कि आपकी सर्जरी भी हो गई है। यानी जिनका ऑपरेट नहीं भी किया था उनको भी बोला आपकी हो गई है, और जिनकी हुई थी उनको तो बोला ही था। और दोनों ग्रुप्स को उन्होंने 6 महीने फॉलो किया। इंप्रूवमेंट कैसा था? दोनों ग्रुप्स के अंदर सिमिलर इंप्रूवमेंट है। फेथ की बात है, हम जो अपने माइंड को दे देते हैं ना, वो वैसे ही प्रोग्रामिंग ले लेता है। प्रोग्रामिंग लेगा, और प्रोग्रामिंग लेके वो क्या कर रहा है, शरीर को कंट्रोल में ला रहा है, कंट्रोल में ला रहा है। पेन रिलीविंग केमिकल्स को बढ़ा रहा है, और पेन रिलीजिंग केमिकल्स को कम करते चले जा रहा है। ये कौन कर रहा है? ये संकल्प, आत्मा की, कॉन्शियसनेस की मोस्ट पावरफुल मैनिफेस्टेशन, संकल्प की शक्ति। बिल्कुल। आप साइंटिफिक बैकग्राउंड के हैं, मैं ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। थोड़ा सा टॉपिक से अलग क्वेश्चन है, लेकिन है आत्मा के बारे में ही। हम जो ये सोल पोजेशन, डार्क आत्मा, पॉजिटिव आत्मा, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं क्या? क्योंकि फॉरेन में तो जहाँ के आप एग्जांपल्स दे रहे हैं, कोट कर रहे हैं, वहाँ तो पोजेशंस के भी बहुत रियल स्टोरीज़ सामने आई हैं। तो एक शरीर में 2 आत्माएं रह सकती हैं? नहीं, इसको हम बहुत लॉजिकल रूप से समझते हैं। डार्क आत्मा, वाइट आत्मा, दे आर नॉट अबाउट द अपीयरेंस ऑफ सोल और उसकी नेचुरल एग्जिस्टेंस। जब एक आत्मा के ऊपर हमने एक बात तो आज क्लियरली समझ ली, जिसके आप भी मानेंगे, कि आत्मा यानी कॉन्शियसनेस रिकॉर्डिंग्स लेकर आ रही है। ये तो हमने क्लियर समझा। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब अगर कोई रिकॉर्डिंग बार बार नेगेटिव है, यानी कोई व्यक्ति जिसको आज पॉजिटिव आत्मा, वाइट आत्मा और डार्क आत्मा, इसको हम कैसे मेजर करते हैं जानते हैं आप? किसको कैसे मेजर करते हैं? इसको ऑरा के द्वारा मेजर करते हैं। आज ऑरा के हमारे पास स्केल्स हैं, साइंटिफिक स्केल्स हैं, जिसके द्वारा उस व्यक्ति को हम उसकी एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। ये कैसे होता है?
कहीं का भी एनवायरनमेंट पॉजिटिव, बहुत ध्यान से समझिएगा, कहीं का भी एनवायरनमेंट, यदि आज हमारे स्टूडियो का एनवायरनमेंट खुशनुमा है, मज़ेदार है, पॉजिटिव है, पावरफुल है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? एनर्जीज यहाँ का ऑरा, उसका एनर्जीज एंड ऑरा, उस एनर्जीज और ऑरा के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जो यहाँ लोग रहते हैं, बैठते उन हैं। लोगों में इस वक्त कौन कौन है यहाँ पर जो पॉजिटिव हैं? आप और मैं और हमारे कैमरा फ्रेंड्स पर्सन होंगे, भी। कैमरामैन होंगे, हम सबकी एनर्जीज पॉजिटिव हैं, तो यहाँ का एनवायरनमेंट खुशनुमा है, मजेदार है, पावरफुल है। अगर हम एक दूसरे से लड़ने लग जाएं, एक दूसरे के साथ नेगेटिव करें, तो यहाँ का Intense energy आ एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल हो जाएगी। जाएगा। तो इस एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्सिबल कौन? हमारी वाइब्रेशंस। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। संकल्प जब परिवर्तित होता है, संकल्प से हमारी दृष्टि परिवर्तित होती है, संकल्प से हमारी कृति परिवर्तित होती है, हमारी वाणी परिवर्तित होती है। जब संकल्प से दृष्टि और कृति परिवर्तित होती है, तो हमारी वृत्ति यानी हमारा ऑरा भी परिवर्तित हो जाता है। जब वृत्ति परिवर्तित होती है, तो संस्कृति भी परिवर्तित होती है और सृष्टि भी परिवर्तित हो जाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति बार बार नेगेटिव कर्म करेगा, बार बार क्रोध करेगा, सिंपल सी बात लीजिए, एंगर कर रहा है, एक बारी गुस्सा किया, रिकॉर्डिंग हुई, एंगर, इस सिचुएशन में एंगर करना है, बुद्धि बोल भी रही है मत करो, ये ठीक नहीं है, लेकिन उसकी आवाज को सप्रेस करके एंगर करेंगे, संस्कार, दूसरी बारी एंगर, तीसरी बारी एंगर, उसके बाद बिना स्टिमुलस के वो हर सिचुएशन में इरिटेबल और एंग्री होगा। हम कहेंगे यार ये बड़ा क्रोधी व्यक्ति है, इसको आप कह सकते हैं डार्क आत्मा है, यानी नेगेटिव सोल है। इसकी एक्सट्रीम फॉर्म्स भी हो सकते हैं, कई बार आप बहुत वायलेंस देखेंगे, क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्डिंग रही हुई है। तो ऐसे आत्माओं का ऑरा नेगेटिव हो जाता है, ग्रे या ब्लैक ऑरा हो जाता है। लेकिन वहीं कहीं वाइब्रेंट सोल्स होंगी, पावरफुल सोल्स होंगी, पीसफुल सोल्स होंगी, लविंग होंगी, हर परिस्थिति में शांत रहने वाली, हर परिस्थिति में पॉजिटिव एंड प्रोएक्टिव सोचने वाली। कुछ ऐसे व्यक्तित्व जिनके सानिध्य में, जिनके पास आके आपको लगेगा सुकून मिल रहा है, मुझे सुख और शांति की अनुभव हो रही है। क्या कहेंगे इनको आप? पॉजिटिव एंड पावरफुल आत्मा। सोल तो वही है, रिकॉर्डिंग्स ही उसको पॉजिटिव या नेगेटिव बना देती हैं। तो मैं आपको यही बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये हमारी अपनी सोच, हमारे अपने पुरुषार्थ के ऊपर है। और मजे की बात है, ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है। केवल अपनी सोच और संस्कारों के परिवर्तन के द्वारा आप कंप्लीट रूप से अपने माइंड, अपनी लाइफ को प्रोग्राम कर सकते हैं। आज बार बार क्रोध का होना, आज इसका हम बड़ा प्रैक्टिकल रूप लेते हैं। आज मैं कई बार अपने सेशंस में बोलता हूं कि जीवन में इन 5, 6, 8 बातों को देखो। जीवन में क्रोध का होना, जीवन में बार बार छोटी छोटी बातों पर इरिटेशन, जीवन में ईर्ष्या और घृणा का होना, कभी कभी जीवन में क्रिटिसाइज करना, हर परिस्थिति में कंप्लेन करना, वो ऐसा क्यों, उसने ऐसा क्यों किया। कभी कभी जीवन के अंदर एक्सपेक्टेशंस का आना और कंपैरिजन का आना। ये 8 बातें आज हमारी लाइफ को हील कर रही है और ये हमारी आत्मा को डार्क बनाती हैं, नेगेटिव है, लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस हैं, लो एनर्जी वाइब्रेशंस हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास आएंगे, आपको डिप्रेशन लगेगा, आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको लगेगा जल्दी जल्दी मैं यहाँ से भागूं, मैं निकलूं, ड्रेन फील करेंगे, ऐसा लगेगा कि बस यहाँ मज़ा नहीं आ रहा मुझे। और कई जगह आप जाएंगे, केवल 5 मिनट के लिए गए, 5 घंटे लगा के आ जाएंगे, आप देखेंगे आनंद आ रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। बात करेंगे, उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशंस, उनकी खुशी, उनका व्यक्तित्व इतना एक्सेप्टिंग होगा, ट्रांसफॉर्मिंग होगा। पॉजिटिव आत्मा है, चॉइस तो हमारी है ना। तो परमात्मा यही कहता है कि कॉन्शियसनेस रियलाइजेशन से हमारा काम नहीं चलेगा, लेकिन कॉन्शियसनेस रियलाइज करके जो भी रिकॉर्डिंग है, मैं तुमको इतनी भी शक्ति देता हूं कि तुम इन रिकॉर्डिंग्स को इरेज करके चेंज भी कर सकते हो, आगे के लिए पॉजिटिव भी बना सकते हो, गुड सोल भी बन सकते हो और अच्छी सोच रखते हुए अपने आप को चेंज भी कर सकते हो। ये पावर हमारे पास है, ये हीलिंग की पावर है, ये संकल्पों की शक्ति है। बिल्कुल। तो इसी कहते हैं ना, संकल्प, साधना और सृष्टि। बिल्कुल, संकल्पों की शक्ति, साधना की पावर, और उससे आप अपनी अंदरूनी सृष्टि का भी और बाहर की सृष्टि का भी निर्माण कर लेते हैं। सब चॉइस तो हमारी है, सब खेल तो हमारी लाइफ का है, हमारी सोच का है। सर देखिए, लोग ना आजकल बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। अब वो सुनेंगे पॉडकास्ट, फिर उनको लगेगा कि ठीक है, मैंने मान लिया कि मैं शरीर के अंदर एक आत्मा हूँ, मैं एक सोल हूँ, मैं एक कॉन्शियसनेस हूँ जो कि उस परमात्मा का ही हिस्सा है। पर इससे मैं लेसन क्या लूँ, इससे मैं सीख क्या सकता हूँ, मैं लाइफ में क्या अचीव कर सकता हूँ?
देखिए, जब आपको अपने रियल अस्तित्व का पता लगता है, यू आर अवेयर ऑफ योर ओन सेल्फ, तो नेचुरली उसकी क्वालिटीज भी आपके सामने आएंगी। और 7 क्वालिटीज आत्मा की बहुत सुंदर है। पहला है ज्ञान, दूसरा है शक्ति, तीसरा है स्नेह यानी प्यार, चौथा हैप्पीनेस है, पांचवा जो है वो है शांति, और छठा जो है वो आनंद यानी ब्लिस की अनुभूति है, और सातवां पवित्रता यानी प्योरिटी है। जब ये 7 गुण जब हमारे अंदर आते हैं तो हमारा बिहेवियर कैसा होगा? मन, वचन और कर्म के अंदर समन्वयता होगी। आज जीवन में स्ट्रेस क्यों है? लोग कहते हैं स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, क्योंकि व्यक्ति सोच कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, समन्वयता नहीं है। लेकिन इस रियलाइजेशन से आपकी हर सोच के अंदर प्योरिटी है, हर सोच के अंदर दूसरों के लिए सुख की भावना है, दूसरों के लिए शांति की भावना है, स्वयं के लिए भी वो कंपैशन है, वो करुणा है, वो सुख है। और ये अनुभूति जब हमारे संकल्प, बोल और कर्म में आती है, हमारी लाइफ ब्लिसफुल बन जाती है। लेकिन आज हमारी आत्मा अगर ड्रेन्ड है, ब्लैक है, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, वो 8 नेगेटिव गुण अगर हमारे अवगुण हमारे अंदर हैं, उसके लिए परमात्मा के साथ जोड़ना, आत्मा का परम आत्मा के साथ कम्युनियन, वही राजयोग मेडिटेशन कहलाता है। मेडिटेशन क्या है? जुड़ना, युज। मेडिटेशन इज अ लैटिन वर्ड डिराइव फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड मेडरी, MEDERI यानी हीलिंग। हीलिंग किसकी? शरीर की नहीं, शरीर से ज़्यादा पहले आत्मा की, मन की हीलिंग। आत्मा को जब हम उस कम्युनियन में, उस योग में बिठाते हैं, वो हमारे अंदर वो तृप्ति, वो सुकून लेकर चला आता है। आपका जीवन का हर कर्म श्रेष्ठ होगा। कुछ नहीं छोड़ना। योग के लिए आपको केवल उन्हीं चीज़ों से सुंदर रूप से जुड़ना है, कार्य करना है, कार्य करते हुए उससे और सुंदर रूप से करना है। ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ के भाग जाना, त्याग देना। छोड़ना है नेगेटिव विचारों और नेगेटिव बातों को। जब इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे, जीवन सुखद, जीवन सुंदर और जीवन शक्तिशाली बन जाएगा। रिश्तों के अंदर सुख आएगा और आनंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। और मतलब सच में आज आपने जितने सारे साइंटिफिक प्रूफ बताए हैं, देखिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि जो भी सनातन को फॉलो करता है वो आत्मा और परमात्मा दोनों में विश्वास रखता है, उसके लिए कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं वो रैशनल माइंड आ जाता है ना बीच में कि मैं तो शरीर हूँ, आत्मा कहाँ है, दिखाओ, तो वो इतने ब्यूटीफुली आपने डिस्क्राइब किया है कि मुझे लगता है दर्शकों को भी बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच शीला जी, थैंक यू। अच्छा है, म्यूचुअल शेयरिंग से हम आगे बढ़ते हैं और सबके जीवन में खुश रहिए, सबके जीवन में सुख और आनंद रहे। मैं कहता हूँ मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ हर एक को देते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगी आप सभी के कमेंट्स का। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।